हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के विभिन्न तथ्यों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ डिटेल्स नहीं बल्कि उन स्थलों की मैपिंग भी करेंगे जो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण थे। और आज का यह जो लेक्चर है इसमें हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल के विभिन्न स्थलों की मैपिंग करते हुए विभिन्न डिटेल्स देखेंगे। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के कौन कौन से कालखंड थे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री 3 कालखंडों में बटी हुई थी। पहला था प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एरा। इसमें लिपि नहीं जानते थे लोग, शिकारी जीवन जीते थे और क्रोड उपकरण प्रयोग होते थे। और प्राग ऐतिहासिक काल को ही पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा गया है। इसके बाद का कालखंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो प्रोटो हिस्टोरिक एरा है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि का तो ज्ञान था लोगों में, लेकिन अभी हम वर्तमान में उन्हें पढ़ नहीं सके हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि। और आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ ऐसा समय भी था जिसमें लिपि का तो ज्ञान नहीं था लोगों को, लेकिन वैदिक काल के आर्यों ने अपने जीवन को इस तरह प्रदर्शित किया था कि परवर्ती काल के लोग उन्हें अच्छे से समझ सके थे। आद्य ऐतिहासिक काल में खाद्य उत्पादन, ग्रामीण बस्तियां आदि भी फेमस थे, जैसे कि ताम्रपाषाण काल में देखने मिलता है। अब तीसरा कालखंड आता है ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिकल एज। ये 600 ईसा पूर्व के बाद का समय है, जहां पे हमें महाजनपद काल, बुद्ध काल, विभिन्न भक्ति आंदोलन आदि देखने मिलेंगे। अब देखिए, मानव के विकास का क्रम कुछ इस प्रकार था। सबसे पहले आदि मानव आए, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया। इसके बाद होमो इरेक्टस आते हैं, जिसे पिथिकैंथ्रोपस कहते हैं। इसके बाद अक्षरबद्ध भाषा का विकास हुआ और इस समय के मानव निएंडरथल कहलाए। इसके बाद आते हैं क्रोमेगन और उसके बाद आधुनिक मानव का विकास होता है, जिसे कहा जाता है होमो सेपियंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिर प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाते हैं और उसमें सबसे पहले बात करते हैं पुरापाषाण काल की, जो कि पैलियोलिथिक एज है। अब ये किस समय तक था, तो इसके कालखंड की जानकारी उतनी स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। इसमें निम्न पुरापाषाण काल माना जाता है कि 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व था। फिर मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व था। और उच्च पुरापाषाण काल माना जाता है 4,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य। अब पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या थी, तो पहला, इसमें क्रोड उपकरण का प्रयोग होता था, जैसे हस्त कुठार, चॉपर चैपिंग, गड़ास और खंड आदि। पुरापाषाण काल के साक्ष्य में मद्रास के पल्लवरम में, पश्चिमी क्षेत्र में सोहन घाटी में और कश्मीर घाटी में मिलते हैं। अब इसमें ही उच्च पुरापाषाण काल में आधुनिक मानव का विकास हुआ था। मानव ने कला का प्रदर्शन किया था, जिसमें हमें भीमबैठिका की कला से तत्कालीन जीवन शैली का पता चलता है। पुरापाषाण काल में मानव प्रकृति जीवी था। मनुष्य कृषि कार्य नहीं करते थे, बल्कि शिकारी जीवन जीते थे। मतलब मनुष्य भोजन का उत्पादन नहीं करता था, उनका एकत्रण करता था। अब मनुष्य शिकारी था, तो इनमें सृजन की क्षमता नहीं थी। मतलब ये हथियार का निर्माण तो कर लेते थे, लेकिन वास्तुकला, भवन निर्माण, मृत भांड आदि से अपरिचित थे। अब घर नहीं बनाते थे, तो ठंडी, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए गुफा में शरण लेते थे। अत्यधिक वर्षा और ठंड तथा तूफान में भयभीत रहते थे और ये बड़े खूंखार पशुओं से भी डरते थे। गुफाओं के साथ साथ ये सघन वृक्षों की शाखा, नदियों के किनारे और पर्वतीय गुफाओं में शरण लेते थे। मानव जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था, इसलिए संघर्षपूर्ण भी था। मनोरंजन के साधन में शिकार और आखेट ही करते थे। लेकिन इस समय भी मानव अब सभ्यता की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। सामूहिक शिकार होने लगा था और संगठन तथा सहयोग की भावना जागृत हो रही थी मनुष्य में। तो ये था पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल के विभिन्न साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उसकी मैपिंग करते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैपिंग पुरापाषाण काल की। अब खासकर हिस्ट्री ऑप्शनल के जो भी स्टूडेंट हैं वो याद रखिए कि मैप एग्जाम में ब्लैंक आएगा, वहाँ पर विभिन्न राज्यों की बाउंड्रीज नहीं दी होंगी। चलिए अब नव पुरापाषाण काल में सबसे पहला स्थल आता है टेरी स्थल। टेरी तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर सैकड़ों मध्य पाषाण कालीन और पुरापाषाण कालीन स्थल मिले हैं। 2011 में यहाँ 6 छोटे छोटे मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं और ये स्थल श्रीलंका के कुछ स्थलों से मिलते जुलते हैं। अगला है पल्लवरम। यह भी तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1864 में यहाँ पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी।
फिर आगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य सेंट टॉमे की लड़ाई पल्लवरम के नजदीक ही हुई थी। यह स्थल मद्रास संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। आगे है अतिरपक्कम। ये भी तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है। यहाँ प्राचीन मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाले पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ये कुल्हाड़ी और अन्य पत्थर के औजार 15 लाख वर्ष पुराने हैं। यहाँ मिश्रित एबी वैली और एसुली उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा मद्रास संस्कृति से संबंधित प्रारंभिक और मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं यहाँ। आगे आता है रेनीगुंटा। यह वर्तमान आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। यहाँ उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित संस्कृतियां मिली हैं और पाषाण उपकरण भी मिले हैं। फिर आता है पटने। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में स्थित एक गांव है। यहाँ से पुरापाषाण काल की कला का एक नमूना प्राप्त हुआ है। यह शुतुरमुर्ग का एक अंडा है जिसमें कि रेखा चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा क्वार्ट्ज और जेस्टर के बने हुए उपकरण भी मिले हैं। आगे है बोरी, जो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के निकट स्थित एक कस्बा है। यहाँ कुल्हाड़ी खंडक के प्रारंभिक उपयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत में मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व से रही है। आगे है नेवासा। ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। ये पुरापाषाण कालीन स्थलों का एक प्रारूप स्थल या मॉडल प्लेस है। नेवासा से पता चलता है कि मानव ने अब क्वार्ट्ज पत्थर के स्थान पर चर्ट और जैस्पर पत्थरों का उपयोग प्रारंभ कर दिया था। इसलिए नेवासा ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से भी संबंधित हो जाता है। आगे है भीमबैठिका। यह महाभारत के भीम से जोड़ा जाता है। पहले इसका नाम भीमबैठका था, सिटिंग प्लेस ऑफ भीम। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के रायसेन राज्य में स्थित है। यहाँ पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित अनेकों चित्र और शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यह देश की शैल चित्रकारी का सबसे बड़ा खजाना है। आगे आता है चौतरा। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के अंतर्गत आता है। चौतरा जो है वह सोहन संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पुरापाषाण कालीन औजार मिले हैं, जिसमें हस्त कुठार और क्लीवर बहुत बढ़िया ढंग से तैयार किए गए हैं। ये औजार पश्चिमी यूरोप के परवर्ती रिस काल के एसुली रूपों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके बाद है सोहन घाटी। ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। यहाँ पर पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। यहाँ चॉपर चैपिंग संस्कृति दिखाई देती है। इसके बाद आता है बेटमचेरला। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। यहाँ पर केवट राम चित्रित शिलाएं पाई जाती हैं जो पुरापाषाण कालीन हैं। बेटमचेरला के नज़दीक ही कुर्नूल गुफाएं स्थित हैं। बेटमचेरला पॉलिशदार पत्थरों के लिए जाना जाता है। आगे है होसंगी, जो कर्नाटक के यादगीर जिले से 40 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में तथा सोरापुर तालुका से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ लाल भूरे रंग के चर्ट पत्थर से बने हुए उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है शोरापुर। ये कर्नाटक के यादगीर जिले में स्थित है। यहाँ लंबे और तीखे धारदार पत्थर के हथियार मिले हैं। चूना पत्थर से बने हथियार भी मिलते हैं। शोरापुर कर्नाटक के बोनल पक्षी अभयारण्य से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद है हथनौरा। हथनौरा मध्य प्रदेश में सीहोर जिले के नर्मदा बेसिन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हस्तगुठार और अन्य पत्थरों के औजार के साथ होमो इरेक्टस या सीधा खड़ा होकर चलने वाले मानव आदि के अवशेष भी मिले हैं। हथनौरा की खोज अरुण सोनाकिया ने की थी। आगे आता है रतनपुरा। यह गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। यहाँ खुदाई में मानव आवास के धुंधले साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बेलन घाटी। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। यहाँ से हमें पुरापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन तीनों काल के साक्ष्य मिलते हैं। अब बेलन घाटी के समीप ही 2 स्थल प्राप्त होते हैं। पहला है चौपानी मांडो, जिसमें चावल की वन्य प्रजाति के आरंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं, और दूसरा है लेखहिया, और लेखहिया से ही मानव के शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला विवरण प्राप्त हुआ है। आगे आता है डिंडवाना। डिंडवाना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से जो हस्तकुठार प्राप्त हुआ है ना, वो शिवालिक श्रेणी में पाए गए हस्तकुठार के समान है, और यह हस्तकुठार 4 लाख वर्ष पुराना है। इसके बाद आता है पहलगाम। ये वर्तमान जम्मू कश्मीर राज्य के अनंतनाग जिले में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर का पहला स्थल है जहाँ 1969 में पुरापाषाण कालीन प्रमाण प्राप्त किए गए थे। तो ये थे सारे स्थल पुरापाषाण काल से संबंधित। अब आगे बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, मीजोलिथिक एज। मध्य पाषाण काल में पत्थर के हथियार अत्यंत छोटे होते थे। इसमें भी लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथिक एरा में मानव पक्षी और मछलियों का शिकार करता था।
अब मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीकी का विकास हो गया था, जिसमें तीर कमान से शिकार करने लगे थे लोग। पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था, जिसके साक्ष्य में राजस्थान के बागौर, मध्य प्रदेश के आजमगढ़ आदि से मिलते हैं। पशुपालन होता था तो परिवहन और विभिन्न सामग्रियों का निर्माण होने लगा था, जिससे कि पता चलता है कि मानव जीवन अब स्थिर हो गया था। मध्य पाषाण काल में मानवीय आक्रमण और युद्ध के साक्ष्य में सराय नाहर राय से मिलते हैं। पशुपालन के साथ ही मनुष्य पत्थरों के मकान में रहने लगा था। लोगों की अब पारलौकिक जीवन में आस्था बढ़ गई थी, जिसमें हमें अस्थि पंजरों के साथ पाषाण सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। इस समय दफनाए गए शवों के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मृतक संस्कृति का विकास हो गया था। यहाँ की चित्रकला की बात करें तो विंध्याचल श्रेणी में भीमबेटका गुफा, उड़ीसा में सुंदरगढ़ आदि प्राप्त हुए हैं, जिसमें शिकार, मनोरंजन और नृत्य का अंकन मिलता है। चित्रकला में गाय, बैल, गेंडे आदि के चित्र का अंकन मिलता है और इस समय भी मनुष्य प्रकृति से जुड़ा हुआ था और रंग से भी परिचित था। चलिए अब करते हैं मध्य पाषाण काल की मैपिंग। इसमें पहला है संबलपुर, जो उड़ीसा राज्य के मध्य में स्थित संबलपुर स्वयं एक जिला है। यहाँ प्राकृतिक शैलाश्रय और खुदे हुए रेखा चित्र मिले हैं। फिर सुंदरगढ़, यह भी उड़ीसा में एक जिले का शहर है। इसमें मुख्यतः मानव के द्वारा प्रयुक्त औजारों और मानव निवास के साक्ष्य मिले हैं। आगे है आदमगढ़, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ बागौर की तरह ही पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं और पहाड़ियों पर चट्टानों के आवास और शैल चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है लंघनाज, यह गुजरात के महसाना जिले में स्थित है। इसमें जंगली जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और ऐतिहासिक पिपलेश्वर महादेव मंदिर यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में सवाना घास और वन की उपस्थिति थी। माइक्रोलिथिक इरा के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ से। आगे है चंद्रावती, ये दक्षिणी राजस्थान में गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर एक चर्ट पत्थर प्राप्त हुआ है, जिस पर रेखा चित्र बना है। आगे है कोल्डी हवा, यह उत्तर प्रदेश में मेजा तहसील के समीप स्थित है। यहाँ 6000 ईसा पूर्व से ही चावल उपजाया जाता था। कोल्डी हवा में डोरी छाप मृतभांड पाए गए हैं। यहाँ हस्त निर्मित मृतभांड और निवास के लिए झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल नवपाषाण कालीन चरम की प्राथमिक कृषि के लिए जाना जाता है। आगे चौपानी मांडो है, यह भी इलाहाबाद के पास मेजा तहसील से ही संबंधित है और यहाँ भी हस्त निर्मित मृतभांड मिले हैं। अनेक लघु पाषाण से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं और सभी तीनों पाषाण कालीन साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है यहाँ से। आगे है महादहा, यह स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। इसमें मानव के स्थायी निवास से संबंधित स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से पशु के सींग से निर्मित कंठाहार मिला है, जो कि मध्य पाषाण कालीन लोगों की कला प्रियता को प्रदर्शित करता है। एक स्थान पर महादहा में पुरुष स्त्री दोहरा समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। आगे आता है बागौर, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जिसमें पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। बागौर जो है ना, वह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। यहाँ से मध्य पाषाण संस्कृति की 3 अवस्थाएं प्राप्त हुई हैं। आगे आता है सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग स्थायी रूप से निर्मित आवासों में निवास करते थे। यहाँ पर कुछ सूक्ष्म पाषाण औजार और ज्यामितीय उपकरण भी मिले हैं। शवों को आवासीय क्षेत्र में ही दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और शवों के साथ माइक्रोलिथ्स भी दफनाए जाते थे। ये सभी स्थल थे मध्य पाषाण काल से संबंधित। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। ये इरा 6000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया था। स्थायी ग्रामों का या गांवों का विकास हो गया था। मानव अब घर्षित पत्थरों का प्रयोग करता था और धातुओं का ज्ञान हुआ था मानव को, जिसमें तांबे का प्रयोग, कुम्हार के चाक का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग और आग से पके हुए बर्तन का प्रयोग हमें देखने मिलता है। नवपाषाण काल की इन्हीं विशेषताओं के कारण गार्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का काल कहा था, जिसमें हमें सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज भी देखने मिलते हैं। नवपाषाण काल के क्षेत्रीय विस्तार की यदि बात करें तो इसमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में कृषि साक्ष्य मिले हैं और रोटी की टोकरी मिली है, जो कि गेहूं की अधिकता को दर्शाती है। यहाँ गेहूं, जौ और कपास की खेती होती थी। फिर कश्मीरी क्षेत्र में बुर्ज होम और गुफ कराल जैसे क्षेत्र मिले हैं। बुर्ज होम में कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं और गुफ कराल में गर्त आवास मिले हैं।
फिर आगे विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है, जिसमें पशुपालन और कृषि समुदाय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कोल्डी हवा में चावल की खेती के साक्ष्य और चौपानी मांडो में झोपड़ी और मृदभांडों के प्रयोग के साक्ष्य के साथ साथ कुम्हार के साक्ष्य से सुंदर बर्तन निर्मित किए गए हैं और आग में पककर मजबूत तथा टिकाऊ बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर दक्षिण भारत में नवपाषाण युग में मास्की और उतनूर से हमें साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पर गोलाकार झोपड़ी में रहते थे लोग, गेहूं और चना तथा रागी की खेती करते थे। पशुपालन में पशुओं के बाड़े और राख के ढेर मिले हैं। उपलों को किसी विशेष ओकेजन पर जलाया जाता था, जैसे कि दक्षिण भारत में पोंगल में जलाते हैं उपले। तो निष्कर्ष यह निकलता है नवपाषाण काल का कि यह सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का काल था। यहाँ पर पशुपालन, व्यापार, ग्रामीण संस्कृति, कृषिगत कार्य और बस्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। और इसी कारण इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई, उसमें हमें नगरीय सभ्यता का उदय और स्थानीय विकास की प्रक्रिया का पूर्णतः विकास देखने मिलता है। चलिए अब नवपाषाण काल की मैपिंग देख लेते हैं। इसमें पहला आता है कुचाई। यह उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में स्थित है। यहाँ नवपाषाण कालीन मूढ़धार, कुल्हाड़ी, शल्क, फरसा, हस्त निर्मित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बरूडीह आता है, जो झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम में जमशेदपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर सोना नदी तथा संजय नाला के संगम पर स्थित है। फिर मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। ये वर्तमान के क्वेटा, कलात और सीबी नगरों के मध्य स्थित है। यहाँ पर 7000 से 6000 ईसा पूर्व के कृषि तथा पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसी समय से भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की शुरुआत मानी जाती है। यह भारत में सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती का स्थल है। यहाँ मानव के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। फिर है किली गुल मोहम्मद। ये भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्वेटा घाटी में स्थित है। यहाँ पर संस्कृति के 4 चरण प्रकाश में आते हैं। प्रथम चरण 8000 ईसा पूर्व के लगभग का है, जहाँ पर लोग कच्ची ईंटों के मकान में रहते थे, जबकि जो अंतिम चतुर्थ चरण है उसमें मिट्टी के ईंटों और पत्थरों से निर्मित मकानों के अवशेष मिले हैं। फिर आता है राना घुंडई, जो वर्तमान के पाकिस्तान में उत्तरी बलूचिस्तान प्रांत में लोरालाई घाटी में स्थित है। यहाँ उत्खनन से संस्कृति के 5 स्तरों का पता चलता है। ये सिंधु सभ्यता के काल के स्थल भी माना जाता है। राना घुंडई में उत्कृष्ट मृत भांडों पर काले कुबड़ वाले बैल को चित्रित किया गया है। आगे आता है गुमला, जो पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां के नज़दीक उत्तर पश्चिम में गोमल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से हड़प्पा काल के आरंभ के समय की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के विकास के चरण प्राप्त हुए हैं। गुमला में काले और लाल रंग के मृदभांड में सींग वाले देवता की आकृति का चित्रण है। फिर आता है रहमान ढेरी, जो पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में डेरा इस्माइल खान के पास स्थित है। ये मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। यहाँ पर पता चलता है कि 4000 ईसा पूर्व ही नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। यहाँ से प्राप्त फिरोजा और नीलम के मनकों से मध्य एशिया के साथ संबंधों का पता चलता है। फिर सराय खोला आता है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। यह तक्षशिला संग्रहालय से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी खोज 1960 में हुई थी। पाकिस्तान में प्रारंभिक कृषि समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है सराय खोला से, जो सिंधु नदी के मैदान में है। फिर आता है गुफ कराल। यह जम्मू कश्मीर में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है, जो श्रीनगर से 41 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्वी दिशा में पुलवामा जिले में त्राल कस्बे के निकट स्थित है। यहाँ लोग कृषि और पशुपालन दोनों कार्य करते थे। गुफ कराल में लोग पत्थर के पॉलिशदार औजार के साथ साथ हड्डियों के उपकरण का भी प्रयोग करते थे। आगे है बुरझूम। यह भी जम्मू कश्मीर का नवपाषाण कालीन स्थल है, जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ के गर्तावास और कब्रों में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के गोलाकार और अंडाकार गर्तावास ठंड से बचने के लिए होते थे। यहाँ से हमें हड्डियों के बने हुए तीर और सुइयां तथा दरातियां प्राप्त हुई हैं। फिर आता है डयोजली हेडिंग। डाउजली हेडिंग एक नवपाषाण कालीन स्थल है, जो असम राज्य के कछार पहाड़ियों के समीप स्थित है। यहाँ रस्सी के चिन्ह से निर्मित मृदभांड और स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इन वस्तुओं की समानता चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाने वाली वस्तुओं के साथ देखी जाती है। फिर आता है आमरी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। ये प्रथम ऐसा स्थल है जहाँ से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए थे। आमरी में मिट्टी और पत्थर से निर्मित मकान, चबूतरे और नाली के साक्ष्य मिले हैं।
भारतीय दरियाई घोड़े का एकमात्र प्रमाण यहीं से प्राप्त हुआ है। झूकर झाकर संस्कृति का भी प्रमाण यहीं से मिलता है। फिर आता है चेचर, जो बिहार में चिरांद के ठीक दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह एक नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से गेहूं, चावल, जौ और मोटे अनाज प्राप्त हुए हैं। यह उस समय की कृषि को दर्शाता है। फिर आता है चिरांद। यह बिहार राज्य के छपरा जिले मुख्यालय से 11 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। यहाँ से लोग बड़ी संख्या में हड्डियों के औजार, विशेषकर हिरण के सींगों का प्रयोग करते थे। चावल, गेहूं, जौ आदि के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ से, और साथ ही यहाँ पर कुषाण कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। आगे है सरुतरु। यह है असम राज्य के कामरूप जिले में गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ किए गए उत्खनन से पुरातत्वविदों को स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ, गोलाकार घर्षित उपकरण और रस्सी के चिन्ह से निर्मित मृतभांड प्राप्त हुए हैं। फिर है मरकडोला। ये असम में सरुतरु के दक्षिण पूर्व में स्थित 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर मृतभांड और पाषाण के घर्षित उपकरण और स्कंद युक्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। फिर आता है कुल्ली, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। कुल्ली नाम से विख्यात कुल्ली संस्कृति पाकिस्तान के सिंधु प्रांत से मकरान तट तक फैली हुई थी। प्राग हड़प्पा कालीन सभ्यता की संस्कृति है यह कुल्ली संस्कृति। फिर आता है कोटदीजी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा कालीन के साथ साथ नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। इस स्थान पर सभ्यता का विकास हो रहा था। इसे रक्षात्मक दीवार से घेरा गया था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलात्मक अवशेष प्राप्त हुए, जैसे वाणाग्र, मातृ देवी की मूर्ति आदि। इसके बाद है नाल। नाल जो है ना, वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित ग्रामीण समूहों के सामूहिक रूप को नाल संस्कृति के नाम से जाना जाता था। इसे भी प्राग हड़प्पा या पूर्व हड़प्पा सभ्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर आता है जलीलपुर। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जो रावी नदी के नज़दीक है। यहाँ पर 6000 से 4000 ईसा पूर्व के दौरान समृद्ध ग्रामीण संस्कृति का विकास देखा गया है, जिसने बाद में संभवतः हड़प्पा सभ्यता के विकास का आधार तैयार किया। आगे आता है टी नरसीपुर। यह है कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई में विभिन्न मृत भांड और धात्विक वस्तुएं मिली हैं, किंतु विद्वानों ने इसे एक मत से नवपाषाण कालीन स्थल ही माना है। फिर पैयमपल्ली, तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में तिरुपत्तूर तहसील में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ 2500 ईसा पूर्व की बस्तियों की जानकारी मिली है। छोटी सपाट पहाड़ियों पर तथा पहाड़ी ढलानों पर लोगों के निवास करने के साक्ष्य मिले हैं। पैयमपल्ली में लोगों ने तांबे का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। आगे हल्लूर भी कर्नाटक के हवेली जिले में स्थित है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। इसमें 1962 में नागार्जुन राव ने इसकी खोज की थी। एक के बाद एक क्रमशः नवपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन और प्रारंभिक लोह युग के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। 1000 ईसा पूर्व के आसपास के लोग यहाँ पर रहते थे, महापाषाण कालीन लोग। आगे है ब्रह्मगिरी, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में रामपुर के दक्षिण में स्थित महत्वपूर्ण नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ पर मृत भांड और पूर्व लोहकालीन पॉलिश युक्त उपकरण प्राप्त हुए हैं। बाद में यहाँ पर ऐतिहासिक स्रोत के रूप में यहाँ के अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ, जिससे अशोक द्वारा दक्षिण में धम्म प्रसार की सूचना प्राप्त होती है। ब्रह्मगिरी से महापाषाण काल में लोहे और काले लाल मृतभांड का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, इसके साक्ष्य मिलते हैं। आगे है संगनकल्लू। यह कर्नाटक के वेल्लारी जिले में स्थित है। संगनकल्लू गांव के उत्तर में ग्रेनेटिक पहाड़ियां नवपाषाण कालीन स्थल के रूप में जानी जाती हैं। यहाँ 2000 ईसा पूर्व की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं और दक्षिण भारत में सबसे बड़ी प्रारंभिक ग्रामीण सभ्यता मिली है। आगे है टेक्कल कोट्टा, जो कर्नाटक राज्य के बेलारी जिले में ही स्थित है। यहाँ पर कच्ची मिट्टी से बनी झोपड़ियों के निवास मिलते हैं। यहाँ हाथ और चाक दोनों से बने हुए मृतभांड मिलते हैं और टेक्कल कोट्टा के निवासी शव को घर के फर्श के नीचे ही दफनाया करते थे, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। फिर पिकली हल आता है, जो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ पर उत्खनन में राख के ढेर, महापाषाण कालीन कब्रें, चट्टानों के चित्रकारी के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं तथा भित्ति चित्रों को लाल गेरू रंग से बनाया गया है, जिनमें छिपकली, सर्प और मानव की आकृतियाँ मिली हैं। फिर आता है मास्की, जो कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। यहाँ पर नवपाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त औजार और मृतभांड मिले हैं। यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। मास्की से काले लाल मृतभांड, शंख, मनके और टेराकोटा प्राप्त हुए हैं। यह स्थान अशोक के आज्ञापत्र मिलने के कारण चर्चा में आया है। फिर आता है कोडेक्कल, जो कर्नाटक के हुसंगी के ठीक दक्षिण में स्थित है।
यहाँ पर नवपाषाण कालीन मिट्टी के मृदभांड और मिट्टी के घर प्राप्त हुए हैं। यहाँ दीवारें बांस के पर्दे के ऊपर मिट्टी थोपकर बनाई जाती थी। आगे आता है नागार्जुन कोंडा, जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इस स्थान का नाम बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया है। यहाँ पुरापाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन औजार के साथ साथ आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। यह बाद में बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। आगे आता है उतनूर, जो वर्तमान के तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। इसका काल 2000 से 900 ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। यहाँ के मकान गोल और चौकोर होते थे। अब देखिए कि बाद में उतनूर, कोडेक्कल, टेक्कल कोट्टा, ब्रह्मगिरी, टी नरसीपुर और पैयमपल्ली सीधे नवपाषाण कालीन स्थलों से ताम्रपाषाण कालीन स्थल में बदल गए। अतः यह स्थल नवपाषाण कालिक, ताम्रपाषाण कालिक कहे जाते हैं। देख रहे हो न्यूलिथिक एरा में कितने ज़्यादा पुरातात्विक स्थल मिले हैं हमें। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के सभी स्थलों के बारे में मैपिंग के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन देखी। अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो हड़प्पा, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता और महापाषाण कालीन सभ्यता की सारी मैपिंग से रिलेटेड डिटेल्स और जानकारियों को कवर किया जाएगा। उन लेक्चर्स की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। अभी पूरे एंशिएंट एरा की मैपिंग कवर करेंगे हम। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।